सलाम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी बिलाल की जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी पंजाब के राजनपुर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम सलीम है। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी सलीम की जुबानी ही सुनते हैं। मेरा नाम सलीम है और मैं पंजाब के राजनपुर शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक गांव का रहने वाला हूं। इस वक्त मैं पंजाब के राजनपुर शहर में नौकरी कर रहा हूं। लेकिन आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, ये बहुत वक्त पहले की है, जब मैं छोटा हुआ करता था। शायद उस वक्त मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था। इतनी छोटी उम्र में ही उस वक्त मेरे साथ इतना भयानक और डरावना वाकया पेश आया, जिसको याद करके आज भी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आखिर उस वक्त मैंने उस चीज का सामना कैसे किया, और इतनी सी छोटी उम्र में इतना डरावना वाकया अगर किसी और के साथ पेश आता तो शायद वो वहीं पर मर जाता। दोस्तों, उस दिन जो मेरे साथ हुआ था, आप ये सुनकर डर जाएंगे और मेरी आपसे गुजारिश है कि कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। आपको बड़ा मजा आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गांव का रहने वाला हूं, और अगर आप में से कोई भी ये कहानी गांव से सुन रहा है तो वो ये अच्छी तरीके से जानता होगा कि जब गांव में किसी घर शादी होती है तो गांव की औरतें शादी से काफी दिन पहले ही उनके घर जाकर शादी के गीत गाती हैं। उस दौर में हमारे गांव में भी एक लड़की की शादी थी, जिसका घर हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर वाक़या था। लेकिन उन लोगों का हमारे साथ काफी उठना बैठना था। इस वजह से हमारी फैमिली के लोग और उनकी फैमिली के लोग अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। उस दौरान जब उस लड़की की शादी थी तो एक रात मेरी अम्मी उनके घर रात के वक्त गीत गाने के लिए जा रही थी। तो उस वक्त मेरा छोटा भाई, जो कि मुझसे 1-1.5 साल छोटा है, वो मेरी अम्मी से जिद करता है कि मैंने भी आपके साथ जाना है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बचपन में बच्चों की ये आदत होती है कि किसी एक बच्चे को जिद करता देखकर दूसरा बच्चा भी उस चीज की जिद करने लग जाता है। उस दिन मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। जैसे ही मेरे छोटे भाई ने मेरी अम्मी से कहा कि मैं आपके साथ जाऊंगा, तो मैं भी फटाफट तैयार होकर खड़ा हो गया और मैं कहने लगा कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। उसके बाद मेरी अम्मी कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम लोगों को लेकर चलूंगी, लेकिन तुम लोग वहाँ पर कोई शैतानी मत करना। उसके बाद हम लोग रात के वक्त मेरी अम्मी के साथ जिन लोगों के घर पर शादी थी उनके घर की तरफ निकल पड़ते हैं, और रास्ते में जाते वक्त गांव की कई और औरतें भी मेरी अम्मी के साथ साथ उन शादी वालों के घर ही जा रही थीं। उनके घर जाते वक्त तो हमारे साथ कोई भी ऐसा हादसा पेश नहीं आया। सब लोग ही आपस में हंसी मजाक करते हुए उनके घर पहुंच जाते हैं। रात के लगभग 9 बजे के करीब औरतें गाना गाना शुरू कर देती हैं, और तकरीबन 3 घंटे के बाद जब सारी औरतें गाना गाकर फारग हो जाती हैं, तो फिर हम दोनों बहन भाई अपनी अम्मी के साथ ही वापस उनके घर से अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। जब अम्मी ने घड़ी पर टाइम देखा तो उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। मेरी अम्मी के साथ उस वक्त एक और औरत भी थी, जिनका घर हमारे घर से थोड़ा ही करीब था। वो हमारे पड़ोस वाली चाची थीं। उनका घर हमारे घर से पहले आता था। जब उनका घर आया तो वो अपने घर अंदर चली गईं। उसके बाद मैं, मेरी अम्मी और मेरा भाई ही रह गए, और हमारे साथ और कोई नहीं था। हम तीनों जल्दी जल्दी से अपने घर की तरफ चलने लगे। अब हमारे घर पहुंचने में तकरीबन 10-15 मिनट का रास्ता था। इस वक्त गांव के सभी लोग सो चुके थे। दोस्तों, जिस रास्ते से हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे, उस पूरे रास्ते पर बिल्कुल सन्नाटा था। चारों तरफ घना अंधेरा था। उस वक्त मुझे और मेरे छोटे भाई को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इस वजह से हम दोनों भाई अपनी अम्मी के हाथों को पकड़कर उनके साथ ही चल रहे थे। तभी मेरी अम्मी मुझसे पूछती है, बेटा क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? तो मैं उनसे कहता, हाँ जी अम्मी, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। तब वो मुझसे कहती, बेटा डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इतना कहने के बाद मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है
और मेरा थोड़ा डर कम होता है। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ ही देर के बाद मेरे साथ वो कुछ होने वाला है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम लोग अभी अपने घर की तरफ जा रहे थे तो हम अचानक रुक जाते हैं कि तब ही हमारे गांव का चौक आ जाता है। मुझे उम्मीद है आप चौक का मतलब समझते होंगे। जब हम लोग उस चौक के पास पहुंचते हैं तो चलते चलते ही हमारी अम्मी के कदम अचानक रुक जाते हैं। उन्हें इस तरह अचानक से रुकता देखकर हम उनके मुंह की तरफ देखते हैं तो हमने देखा कि उनके चेहरे पर पसीना आया हुआ था। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई डर बैठ गया हो। लेकिन उस वक्त मैं काफी छोटा था इसलिए समझ नहीं पाया। तो मैं पूछने लगा, अम्मी क्या हुआ, आप क्यों रुक गई हैं? तब मेरी अम्मी ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। तब वो अचानक से जोर से चिल्लाती हैं। इस तरह से अम्मी को चिल्लाता देखकर हम दोनों भाई बहुत डर जाते हैं। मेरा छोटा भाई तो रोने ही लग जाता है। अभी हमारी समझ में कुछ नहीं आता। हम दोनों भाइयों को पकड़कर अम्मी तेजी तेजी से चलने लगती हैं और हमारे पीछे ही किसी के कदमों की तेज तेज आवाज आने लगती है। ये सारा मंजर देखकर हम बहुत डर जाते हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और जिस तरफ हमारी अम्मी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी उस तरफ मैं अपनी नजरों को घुमाता हूँ और उस तरफ देखने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैंने नजरें उस तरफ घुमाई तो मैं बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि मैंने देखा कि हम लोगों के सामने एक खंडर की दीवार के पीछे से एक बड़ी सी परछाई निकलकर हमारे सामने आ रही है। जब वो परछाई हमारे सामने आती है तब मेरी नजर उसके ऊपर नहीं पड़ी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है। उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी। दोस्तों, आप सोचें कि छठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा रात के अंधेरे में अचानक किसी ऐसी चीज को देखेगा तो उसके ऊपर क्या बीती होगी। उस वक्त तो अम्मी हम लोगों के साथ थी, उस वजह से मुझे इस बात पर भरोसा था कि हमारी अम्मी हमें कुछ होने नहीं देंगी। जब मैंने गौर से उस परछाई की तरफ देखा तो मैंने देखा कि वो किसी बड़े राक्षस की तरह मुझे देख रहा है। वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा है। उसको हमारी तरफ बढ़ता देखकर हमारी अम्मी बहुत डर जाती हैं। वो काफी ऊंची आवाज में चीखें मारने लगती हैं। लेकिन उस वक्त गर्मियों का मौसम था, सभी लोग अपने घरों में कूलर और पंखे चलाकर सो रहे थे, तो किसी को भी हमारे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं देती। वो परछाई जो हमारे सामने थी वो हमारे और भी करीब आ जाती है। जैसे ही हमारे करीब आती है उसने अपना रूप बदल लिया। अब वो परछाई हमें काले रंग की दिखाई दे रही थी, लेकिन हमारे पास आते ही वो पूरी तरह से सफेद हो गई थी और दिखने में ऐसे लग रहा था कोई सफेद रंग की चादर ओढ़ रखी हो। हमारे पास आने के बाद अचानक से वो एक आवाज निकालने लगता है। उस आवाज को सुनकर हम लोग बहुत डर जाते हैं। ये आवाज कुछ और तरह की थी, जैसे किसी नाली में पड़ा कोई सुअर आवाज करता है। ठीक इस तरह की आवाज वो राक्षस परछाई हमारे सामने निकाल रही थी। उस आवाज के साथ साथ ही वो हम लोगों की तरफ घूर कर देख रहा था। हम लोग अपने बचाव में कुछ कर पाते इससे पहले वो हमारे पास आ गया और हमें एक बहुत तेज धक्का देता है। मेरी अम्मी के हाथ में जो गुड़ की थैली थी वो उस थैली को छीन लेता है। दोस्तों, आप लोग ही सोच रहे होंगे कितनी रात को मेरी अम्मी के पास वो गुड़ कहाँ से आया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब शादी में औरतें गीत गाती हैं तो जिस घर में शादी होती है वो घर वाले उन औरतों को गीत गाने के बाद गुड़ बांटते हैं। इस तरह उन लोगों का दिया हुआ गुड़ ही मेरी अम्मी के हाथ में था और वो गुड़ एक थैली में लपेटा हुआ था जिसको मेरी अम्मी ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। उस गुड़ को हम लोगों से छीनने के लिए जैसे ही वो राक्षस हमें धक्का देता है तो उसके धक्का देते ही हम लोग धड़म से जमीन पर गिर जाते हैं और नीचे गिरते ही मेरा छोटा भाई बहुत जोर से रोने लगता है। अभी हम लोग ऐसे ही काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन तब भी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर हमारा तो सूसू निकल जाता है। दरअसल जैसे ही वो राक्षस मेरी अम्मी को धक्का देता है और हम लोग जमीन पर गिरते हैं तो जमीन पर गिरते ही मेरी अम्मी अजीब तरीके से आवाजें निकालने लगती है और वो जोर जोर से चीखें मार रही होती है। उन्हें इस तरह से चीखें मारता देखकर मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ।
लेकिन उन्हें इस तरह से कलकारियां मारता देखकर एक चीज तो वाज़ेह होती है कि अब हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। जो कोई भी राक्षस या भूत प्रेत था वो हमारे सामने था। ये अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई बार अपनी अम्मी को इस तरह कलकारियां मारते देखा था। लेकिन जब भी मेरी अम्मी इस तरह से करती तो मेरी दादी या घर का कोई बड़ा आदमी हम लोगों को वहां से घर के अंदर ले जाता था। लेकिन आज हमें वहां से ले जाने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं था। तभी इस तरह से कलकारियां मारते देखकर मेरी अम्मी अचानक से उठती हैं और उस राक्षस से कहती हैं, कौन है रे तू और क्या चाहता है? इन बच्चों को क्यों परेशान कर रहा है? आखिर इन बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? और तुझे शर्म आनी चाहिए। तू इतने छोटे बच्चों को देखकर उनको डरा रहा है। अगर तुझे डराना ही है तो मुझे डरा। इससे इतना कहकर मेरी अम्मी जोर जोर से फिर से हंसने लगती है और वहाँ पर किसी बंदर की तरह उछलने लगती हैं। दोस्तों, ये नजारा देखकर मेरा छोटा भाई डर के मारे मेरे पास आकर लिपट जाता है। उस वक्त मेरी हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। हम दोनों भाई बस रोए जा रहे थे और अपनी अम्मी को इस तरह से हंसता हुआ देख रहे थे जैसे वो पागलों की तरह हंस रही थी। और हमें ऐसे लग रहा था जैसे मेरी अम्मी और वो राक्षस आपस में लड़ रहे हों। अम्मी बार बार उस राक्षस पर हमला करने के लिए उस पर वार कर रही थी और बहुत तेज तेज उससे बोल रही थी कि तुझे बहुत दिन हो गए हैं मासूम लोगों को परेशान करते हुए, लेकिन आज तो तूने हद ही पार कर दी है। तूने इन मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। आज तो मैं तेरा खात्मा करके ही रहूंगी। तब वो सामने जो राक्षस था वो तेजी से गिर जाता है। पता नहीं वो एक अजीब सी जुबान में तेज तेज कुछ बोल रहा था। हम दोनों भाई उसकी जुबान समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन शायद अम्मी को उसकी जुबान समझ आ रही थी। जैसे ही वो गिरकर चीखें मार रहा होता है तो उसके बाद से अम्मी उससे कुछ बोलती और उसे कह रही थी, इन बच्चों को हाथ लगाने से पहले तुझे मेरा सामना करना होगा और मुझे खत्म करना होगा। मैं देखती हूँ तू इन बच्चों को कैसे हाथ लगाता है। मेरे रहते तू इन बच्चों का बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब अम्मी के मुंह से ये बातें सुनकर हम और भी डर जाते हैं। हमारे मन में ये सब चल रहा था कि शायद हमको बचाने के लिए यहाँ पर कोई आएगा। तभी अम्मी के मुंह से वो तेज तेज आवाजें सुनकर शायद लोगों की नींद टूट चुकी थी। आसपास के घरों में लोगों ने इन आवाजों को सुन लिया था, लेकिन उनसे पहले उन घरों से कोई बाहर निकल कर आता। अम्मी ने एक जोर छलांग मारी और उस राक्षस के ऊपर एक वार किया। अम्मी के वार करते ही वो राक्षस वहां से गायब हो जाता है। वो चीज तो वहां से गायब हो चुकी थी, लेकिन मेरी अम्मी अभी भी उसी जगह पर बैठी जोर जोर से चीखें मार रही थी। तभी अगल बगल के घरों से निकलकर लोग वहां पर आ जाते हैं और अम्मी को इस तरह देखकर वो बड़े खौफजदा हो जाते हैं। लेकिन तभी गांव की कुछ औरतें जो मेरी अम्मी के इस रूप से पहले ही वाकिफ थीं, वो आ जाती हैं और अम्मी के सामने बैठकर हाथ जोड़कर नाक रगड़ने लगती हैं। लेकिन उन लोगों को इस तरह से करता देखकर मुझे समझ नहीं आ रही थी, आखिर ये लोग अम्मी के सामने इस तरह हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं और आखिर अम्मी को क्या हुआ है। तभी गांव के कुछ बुजुर्ग लोग भी वहां पर आते हैं और सभी लोग अम्मी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। तो मेरी अम्मी कहती है, मेरे रहते मेरे बच्चों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। जब भी इस दुनिया में मेरे बच्चों पर कोई संकट आएगा तो हमेशा उनको बचाने के लिए मैं आऊंगी। थोड़ी देर के बाद अम्मी शांत हो जाती हैं और फिर गांव की और महिलाएं उन्हें पानी पिलाती हैं। हम लोगों को अपने गले से लगाकर वो और भी रोने लग गई थी। उसके बाद गांव वाले अम्मी से पूछते हैं, आखिर तुम लोगों के साथ यहाँ पर क्या वाकया पेश आया था। तब अम्मी उन्हें सारा वाकया सुनाती हैं। ये सुनकर गांव की औरतें और भी डर जाती हैं। तभी गांव की औरतों ने ये तय कर लिया था कि अगर वो रात के समय कहीं पर शादी पर जाएंगी तो कुछ भी मीठे का सामान अपने साथ नहीं लेकर आएंगी, और खास तौर पर जिस रास्ते पर और जिस जगह पर ये घटना पेश आई थी उस रास्ते पर तो बिल्कुल भी नहीं गुजरेगी। अब सभी लोग आपस में खुसर फुसर कर ही रहे थे और उस राख के ढेर को सब लोग यही समझते थे
कि ये राख का ढेर शायद उस बुरी आत्मा का है जिसका आज मेरी अम्मी ने सर्वनाश कर दिया था। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी अम्मी के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई जो उन्होंने इतनी डरावनी और बुरी आत्मा का सामना करके उसे नष्ट कर दिया। तो आपके सवाल का जवाब थोड़ी ही देर में मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, इस कहानी पर लगातार बने रहिएगा। तब मैं घर आकर अपनी दादी से पूछता हूँ कि दादी जान, आज अम्मी को क्या हो गया था। तो दादी मुझसे कहती हैं कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारी हिफाजत करने के लिए उसके अंदर आज देवी माँ आई थी। जब दादी ने मुझे पूरी बात समझाई तो मुझे पता चला कि मेरी अम्मी के अंदर काली माँ आती है। आज से पहले कई बार मेरी अम्मी के अंदर वो बदरू आ चुकी थी और आज उस बदरू की वजह से हमारी जान बच पाई थी और हम तीनों उस राक्षस से महफूज रहे थे। दोस्तों, इस वाक़ये ने सब लोगों को बहुत ज्यादा डरा दिया था और कोई भी उस मीठे के चक्कर में अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहता था। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।